हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स। सो स्टूडेंट, आज हम आपको जो सी टेट पेपर जो फर्स्ट है आपका, जिसमें क्लास फर्स्ट टू 5 के सिलेबस आते हैं, 5 के पेपर आते हैं, उससे आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो पेपर सेट है वो है हमारा ये हमारा 2021 का पेपर है, 2021, जो कि हमारा जनवरी मंथ में हुआ था। उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका मेन एंड जो फर्स्ट पेपर और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उससे भी। तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे आपको बोला है, क्योंकि अब हमारा जो पेपर है वो भी ऑफलाइन होगा, तो आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करेंगे। और आपके यहाँ होंगे 2.5 घंटे की, जो कि पहले थे, आज भी वही है। आप भाषा में अपनी भाषा चूज़ करेंगे जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय फिल किया होगा। अब हम आते हैं पेपर सेट 2021 का बुकलेट है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है हमारा। इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आप लिखेंगे परीक्षार्थी का नाम कैपिटल लेटर में, रोल नंबर इन फिगर और इन वर्ड शब्दों में लिखेंगे और अंकों में। परीक्षा केंद्र कि कहाँ पे आपका सेंटर गया है। हालांकि स्टार्टिंग में सेंटर काफ़ी दूर जाते हैं, बट लास्ट में आफ्टर 1 मंथ 1.5 मंथ आपको करेक्शन के जो ऑप्शन है वो आ जाते हैं कि आप अपना सेंटर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर एंड निरीक्षक के हस्ताक्षर, इन्विजिलेटर एंड फाइनल स्टैम्प ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट। ओके, लास्ट में जो हमारे आ जाएंगे सुपर इंटेंडेंट, उनके भी सिग्नेचर हम यहाँ पे करा लेते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे ना सी, जो कि हमारा पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से लिया गया है। यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चंस के मोड लिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। आप जिस भी मीडियम के हैं आप उसे चेक कर सकते हैं। हम देखते, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का कथन क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप, चैलेंज जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। लैंगिक भेदभाव को कम करता है या हमारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ना सी, कि किसी फादर पिता ने कहा कि तुम लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये जाहिर सी बात है, रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। जो पेडागोजी, आप उसे अपने माइंड कॉन्सेप्ट के आधार पे भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक गतिशील कक्षा में, ऑप्शन नंबर 1, अध्यापक को अटल कार्यक्रम का पालन करना चाहिए। 2, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। एंड विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। भाई, अध्यापकों को अटल कार्यक्रम का पालन करना चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों पर स्पर्धा पर बल देना चाहिए, ये ठीक है, बट एक्यूरेट आंसर नहीं है। ऐसी कक्षा को आप अट्रैक्टिव नहीं बना सकेंगे। ज्ञान की संरक्षण के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए, दिस इज द राइट आंसर। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। एंड 4, विद्यार्थी को उनके अकादमिक, ये बहुत गलत बात है कि आप बच्चों को उनके अंक के आधार पे उनको चेक कर रहे हैं कि भाई वो फर्स्ट आता है तो अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, एक गतिविधि के दौरान, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, अब हमारे जितने भी सिद्धांत आते पेडागोजी में आप उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन है वो हमारे हर साल आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पहला ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। ऑप्शन नंबर 2, जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, अधिगम के लिए पाठ या फिर आधारभूत संरचना में का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार
या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन, तो अर्थहीन ये होगा नहीं। फिर छात्रों में व्यवहार या निकास प्रवृत्तियाँ, नो। अधिगम के लिए पाढ़े आधारभूत संरचना, ये लर्निंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या क्यों कैसे, कोई चीज़ क्या होती है, क्यों होती है, उसकी क्रिया, मतलब कैसे हो गई ये चीज़, इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब हम वन बाय वन ऑल सारा देखेंगे। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक। जाहिर सी बात है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जो उनका स्टार्टिंग एज ऑफ द लाइफ, तो वो घर परिवार में ही देखते हैं। तो अब जो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण, ये बात सही है हमारी, और विद्यालय दूसरा। देन ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasize that first is intelligence quotient can be measured only by the objective aid test. Second is intelligence is one domain ensures intelligence in all other domains. And third is there are several forms of intelligence. जो हमारा मल्टी इंटेलिजेंस emphasizes that, तो जो हमारा देन ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं। नाउ सी, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत, ना यू कैन शो योर नॉलेज इन अ डिफरेंट वे। आप बहुत प्रकार से अपनी जो नॉलेज है आपसे एक्सप्रेस कर सकते हो। डजेंट नीड यू विल ओनली स्पीक, यू विल ओनली शो ऑफ, देन ओनली डू ऑल द थिंग्स। Many criteria than many way we have for the showing our knowledge to the others, intelligence to the others. Then option number C is the right. ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो राइट, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ना स्टूडेंट, आपको दोनों ही लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल है। आप जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज चूज, आप उस पेपर को चेक करके पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, जो छठा क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एज एन एक्ट और डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक। देन फर्स्ट इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और फॉर्मल कन्वेंशनल। देन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, कन्वेंशनल, प्रथागत। भाई लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत बताता है किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, तो ये प्रथागत है। कन्वेंशनल चले आते हैं तो हम उस चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल perspective of learning emphasizes importance of in the learning process. What's the right option? First is cultural tools, attribution, motivation, equilibration. Option number 1, cultural tools। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देती, क्योंकि आप यहाँ से गेस कर सकते हो सामाजिक संस्कृति। तो अब जो हमारी संस्कृति, जो कल्चर है, उससे आप सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा ही बढ़ावा दे सकते हैं, देन मोटिवेट कर सकते हैं। देन ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे। अब जो हमारा जो जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी,
ये आपका काफ़ी फेमस सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। आप इस एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ के जाएं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। इन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे explain cognitive structure in the term of. Then option number 4 is the right. Schema, then मनोबंधन. Schemas is the right answer। जो जीन पियाजे उन्होंने संज्ञानात्मक जो थ्योरी है उन्होंने उसमें मनोबंधन जो स्कीमास है उसकी संरचनाओं को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? Firstly we will see question pre-operational stage in Jean Piaget's theory of cognitive development characteristics. First is development of abstract thinking, concentration in thought, hypothetico-deductive thinking, ability to conserve and seriate objects. अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट। सोच में केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट, जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, तो उन्होंने बताया सोच में केंद्रीकरण। जो थिंकिंग है हमारे उसमें सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन इज़ द मेन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? क्वेश्चन नंबर 10 इज फर्स्ट इज डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ द ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर्स फॉर एवरीवन. Development occurs only through learning that takes place in school. Development occurs only during the period of childhood. Development is multidimensional. विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। देन ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं कि विकास आपसे बचपन में करेंगे। विकास बहुआयामी है। दिस इज़ द मेन करेक्ट आंसर कि विकास बहुआयामी है। डेवलपमेंट आपका कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो आपका स्कूल हो, घर हो या आपकी सोसाइटी हो। देन ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 उससे हम देखते हैं sequence of the development among the children from birth to adolescence. ओके, तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अब जो किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था तक के जो बच्चों में विकास है उसके क्रम को देखेंगे। फर्स्ट है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, एंड थर्ड इज मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सेंसरी। सबसे पहले आपका जो सेंस है वो हमारा वर्क करना स्टार्ट करेगा। देन सांवेदिक, concrete, then abstract. Then option number first is the right. क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। फर्स्ट इज अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। थर्ड, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। फोर्थ है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट।
इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो आपका अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है, तो आपको पहले कंप्लीट प्लानिंग करनी होगी व्यक्तिगत कक्षा में भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी या समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। देन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। एम्फेसाइज शुड क्लासरूम एम्फेसाइज, जो एक समावेशी कक्षा होती है जिसमें हम समस्त बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करते हैं, उनको चांसेस देते हैं कि वो कक्षा में पार्टिसिपेट करें, जो भी अट्रैक्टिव जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है या फिर जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं उसमें उनकी प्रति रुचि जागृत करना, ताकि वो अधिक जो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए सामने आ सके। क्वेश्चन 14 देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, तो आप इस सेक्शन को ज़रूर याद कर लें कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है हमारा 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। देन छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, दिव्यांगजन में कौन आएंगे, मंदिर छात्र नहीं, विकलांग छात्र ये भी सही शब्दावली नहीं है, छात्र जिसका अशक्त शरीर हो नहीं, छात्र जिसे शारीरिक विकलांगता हो उसे हम लोग इस शब्दावली जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके अंतर्गत इस शब्दावली को हम जो गवर्नमेंट है उसने इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा छात्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो आपका है दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए। संरचनात्मक शिक्षा संज्ञानात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का प्रयोग करना चाहिए और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 सृजनात्मक की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। देन आंसर नंबर 2 अपसारी चिंतन। जो सृजनात्मक की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है, तो वह हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। दिस इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो स्टूडेंट हम सिर्फ आंसर को टिक करेंगे। अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी लेके आएंगे ताकि इस बार सीटेट पार हो जाए आपका। यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन 17 देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करने चाहिए। तो विविध विन्यासों में से उदाहरण लेना चाहिए ताकि सभी जो पृष्ठभूमि से जो लर्नर्स आ रहे हैं हमारे पास वो भी क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। देन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इसमें भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस and encouraging fixed process of the solving problem, no, and encouraging use of analogies। भाई समरूप में जो इसकी समरूप है, जो आप कितने अदर मेथड्स भी यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड जनरेटिंग फियर अमंग द स्टूडेंट्स, भाई विद्यार्थियों में डर पैदा करके हम समस्याओं का जो समाधान करने की क्षमता है उसे जागृत नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर, प्रवृत्ताभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। नो, बच्चों को दंड देकर तो हम बिल्कुल भी उन्हें नहीं सिखा सकते। थर्ड, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप है, अगर बच्चों को हम इजी चीज़ें ही सिखाएंगे तो भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद है यंत्रवत, यदि हम उन्हें कोई गैजेट्स देते हैं, उससे सॉल्विंग कराते हैं, तो ये राइट वे नहीं है। देन सेकंड इज़ फोकसिंग ऑन द मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, जो प्रवृत्ताभिमुखी, जिससे आप अपने लक्ष्य को ज़्यादा जोर दो, चाहे वो आपका इजी टू हार्ड हो, हार्ड टू इजी, मतलब आप ऐसे मेथड को यूज़ करो जिससे जो लर्नर्स हैं उनका जो माइंड है वो ग्रोथ करे। ना क्वेश्चन नंबर 20 नंबर को इसका हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट, सेकंड इज द राइट। थर्ड क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। सेकंड का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। देन फोर्थ इज शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया में बारंबारता पैदा करनी चाहिए। नो, भाई संज्ञान का इससे कोई भी कॉग्निशन से रिलेशन ही नहीं है। बच्चों को शर्मिंदा फील करा के, सेम फील करा के उनको हम पढ़ा भी नहीं सकते, और इससे बार बार किसी को हम सेम फील कराएंगे तो एक समय के बाद उसका जो पढ़ाई से रुचि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ रॉन्ग, सेकंड इज़ राइट। ये एक नकारात्मक प्रभाव है जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट देता है कि इस बार मैंने सेम फील किया तो नेक्स्ट टाइम ना करें। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट। 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? जो हमारा सबसे प्रभावशाली माध्यम है वो है हमारा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट। 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि सेकंड, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट। हम आपको सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कराएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और आपको कोई भी डाउट होता है या फिर किसी भी क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराएंगे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब इट इज़ द डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न वैन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। थर्ड, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो ये जो लर्निंग का जो वो बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि संज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट योग्यता सुधार्य है। नो एबिलिटी इज द
इम्प्रूवेबल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 28। एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 2 स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, ये हमारा इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ओहो, क्या किस मोबाइल का? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। जो 31 है उसका क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 घंटों वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देन 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 5 इज़ द राइट आंसर। 5 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट। वहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विद्यालय की एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। जो रूही का है वो 19वां स्थान है। 19 आगे से 19 पीछे से। देन 38 - 1 = 37। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 33। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 मतलब 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचती है। मतलब 8:15 बजे पहुंच गई। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का सही समय क्या था? जो गोष्ठी का सही समय था हमारा स्टूडेंट वो है 8:05। क्वेश्चन नंबर 34। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक लेकिन 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या है? तो संख्या है हमारा 2, 63। 63 इज़ द राइट आंसर। अब आते 35 क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। राइट आंसर पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आप सारे अमाउंट को जोड़ देंगे तो 100.50 हमारे आंसर आ जाएंगे। 36। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। मतलब रात के वो हो जाएंगे आपके रात के आपको 23:40 पे चल रही हैं। और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना था? तो आप दोनों दिन की टाइमिंग को ऐड कर देंगी। देन राइट आंसर इज़ 29 घंटे 35 मिनट। 37 क्वेश्चन को देखते हैं। एक पाँच अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और संख्या वर्ग है। और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या होगी। तो हम आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 87,649।
स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे, बट इस वीडियोस में ये पॉसिबल नहीं है। बट नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस यू कि हम आपको सारे मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। 17,863 पाने वाले 8,008 और 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? देन राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, 7,041। क्वेश्चन नंबर 39, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो जो स्टूडेंट मग की जो धारिता है वो है हमारी 320 ml। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिए। तो भाई अब उसकी दूरी कितनी है? तो अब जो हमारी दूरी आ जाएगी वो है 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। द राइट ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन है हमारा द राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। आप दोनों कंपेरिजन करेंगे देन आंसर आपको मिल जाएगा। बयालीस देखते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? देन ऑप्शन नंबर सेकंड, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। अब हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। आप इन सब प्रश्नों को देखेंगे देन राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए एंड सी आर क्लोज्ड इंडेड एंड बी एंड सी आर ओपन इंडेड क्वेश्चंस। कि हम क्वेश्चन की प्रकृति को देखेंगे तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अब हम 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? जो 45 है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्तर दूसरे पे। रिलेशनशिप जो है हमारा फर्स्ट लेवल है आपका विश्लेषण, संबंध, थर्ड हमारा निगमा, सबसे पहला है हमारा पहचानना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। जो 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो हमारा गलत है? तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा राइट है, सेकंड इज द रॉन्ग। गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी, गणना से पहले संख्याओं की संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। देन 48 का ऑप्शन नंबर सी,
ए एंड डी इज द राइट आंसर, ए एंड डी इज द राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? देन ऑप्शन नंबर 1, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव को गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे 50वें। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसके विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन मीन्स दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? देन ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट, चौपड़ आकृति को पहचानना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। स्टूडेंट, इस टोटल वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, आप उसको ईजिली आप देख सके, रिवाइज कर सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट सेकंड में हम आपको 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड है, जो पार्ट थर्ड आएगा, उसमें हम लोग आपको 101 से लेके फिर 150 मीन्स कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो हमारा हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराएंगे। सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स।